हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल 2 में। इस सीरीज का ये दूसरा ट्यूटोरियल है जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट इज कंपाइलर एंड व्हाट इज आईडीई। सी लैंग्वेज को चलाने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता क्यों है, या इन दोनों में कौन सा सही है, या इन दोनों में हमें कौन सा यूज करना चाहिए, कंपाइलर यूज करें या हम आईडीई यूज करें। इन्हीं चीजों को लेके आज की इस क्लास में हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, डीपली समझेंगे कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है और आईडीई क्या होते हैं। और जो चीज बेहतर होगी, जो चीज बेस्ट होगी, या जो चीज हम लोग आगे के और अपनी सीरीज के ट्यूटोरियल में यूज करने वाले हैं, उसको हम अपने कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल करके भी दिखाएंगे ताकि आप लोग भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सको विदाउट हैविंग एनी एरर। बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में और देखते हैं व्हाट इज आईडीई एंड व्हाट इज कंपाइलर। लेट्स बिगिन। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि कंपाइलर होता क्या है या इंटरप्रेटर क्या होता है, या इसकी आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज इंटरप्रेटर और इनकी आवश्यकता क्या है और ये करते क्या है। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये ट्यूटोरियल मुझे लगता है ये वो लोग देख रहे हैं जिन लोगों ने बेसिक कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने या तो ट्रिपल सी किया हुआ है या डीसीए किया हुआ है या कोई भी अन्य कंप्यूटर डिप्लोमा या कंप्यूटर की नॉलेज इनको है। यदि आप लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपको चैप्टर 1 में, पहले ही चैप्टर में जहां हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं, वहां पे एक चीज पढ़ाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्रांसलेटर, जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होते हैं। याद होगा हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पढ़े थे, सॉफ्टवेयर के प्रकार पढ़े थे। तो हम लोगों ने 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर पढ़े थे वहां पे। पहला था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहले आता था ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आता है ट्रांसलेटर। यहाँ पे वही ट्रांसलेटर की बात हो रही है। ट्रांसलेटर के ही 3 प्रकार थे, पहला था असेंबलर, दूसरा था कंपाइलर और तीसरा था इंटरप्रेटर। इन्हीं तीनों चीजों में से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज करे जाते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर क्यों यूज नहीं किया जाता? सिंपल, असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज के लिए होता है। वो असेंबली कोड में लिखे हुए, असेंबली भाषा में लिखे हुए कोड्स को बाइनरी में 0 1 में कन्वर्ट करता है। वो हमारा यहाँ पे टॉपिक नहीं है, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है कंपाइलर की और इंटरप्रेटर की। ये दोनों चीजें क्या होती हैं इनके बारे में समझना है हमें, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम कोई भी यूज करते हैं, चाहे वो जावा यूज करेंगे, पाइथन यूज करेंगे या अन्य कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, तो उसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर की उस समय जरूरत पड़ने वाली है। ये करते क्या है, ये आइए देख लेते हैं। तो पहले हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर की परिभाषा समझते हैं, उनके डिफरेंसेस समझते हैं, क्या क्या होते हैं। चलिए, तो पहला है कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है और इंटरप्रेटर क्या करता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ट्रांसलेटर हैं। ये हाई लेवल और मिडिल लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, या बाइनरी कोड में या असेंबली में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल, क्योंकि हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो हम वहां पे अंग्रेजी के वर्ड, अंग्रेजी के टैग यूज करते हैं, लेकिन कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में बस यही अंतर होता है कि ये दोनों के दोनों हमारे लिखे हुए अंग्रेजी भाषा के कोड को मशीन लैंग्वेज के समझने वाले फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं। दोनों क्या करते हैं? कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमारे कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। दोनों में सेम काम है, अभी डिफरेंस नहीं आया, दोनों का काम सेम है। अब डिफरेंस देख लेते हैं। कंपाइलर जब कंपाइल करता है तो वो सिर्फ कंपाइलिंग ही करता है। कंपाइलिंग मींस होता है कि हमारे प्रोग्राम को चेक करना, इसमें कोई डिबगिंग तो नहीं, कोई एरर तो नहीं है। वो एरर चेक करेगा और एरर चेक करके हमें बता देगा। यही इसका काम है, जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर। जबकि इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, यानी उसकी एरर चेक करेगा और एरर चेक करने के बाद इसको रन भी कर देगा, साथ में चला भी देगा। जबकि कंपाइलर प्रोग्राम को चलाता नहीं है, वो सिर्फ चेक करता है, यानी कंपाइल ही करता है, वो रन नहीं करता है। क्लियर? ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अगला डिफरेंस ये है कि कंपाइलर डायरेक्ट बाइनरी लैंग्वेज नहीं बनाता है, कभी कभी बाइनरी लैंग्वेज नहीं बनाता है, जबकि इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके बाइनरी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर देता है। ये अगला डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि कंपाइलर की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि यदि हमारा प्रोग्राम 10 लाइन का है या 100 लाइन का है या 1000 लाइन का है, तो एक बार में ये 10, 100, 1000 लाइनों को पूरा कंपाइल करेगा, चेक करेगा और हमें मैसेज दे देगा आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया है।
जबकि इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम की एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है। एक लाइन चेक करेगा, उसे रन करेगा, एक लाइन चेक करेगा, रन करेगा। तो इट विल टाइम टेकिंग प्रोसेस, जबकि कंपाइलर में टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होती है, वो थोड़ा फास्ट काम करता है। बस यही अंतर है कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में। अब यहां से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर अस, हमारे लिए फायदेमंद कौन है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। क्लियर? तो हम अलग अलग जगहों पे कंपाइलर भी यूज करते हैं, अलग अलग कभी ना कभी हम इंटरप्रेटर की भी जरूरत पड़ती है, और किसी केस में हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों चाहिए होता है। आई होप आप लोगों को कंपाइलर और इंटरप्रेटर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज करने वाले हैं, इसलिए समझना बहुत जरूरी होता है। आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज आईडीई, आईडीई क्या होता है, और आईडीई यूज करना चाहिए या कंपाइलर यूज करना चाहिए, ये दोनों चीजें हम समझेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि आईडीई क्या होता है। आईडीई, पहले तो इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब आईडीई क्या होता है, आईडीई का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, इसको यूज करने से फायदा क्या होता है। आईडीई एक प्रकार का कंप्लीट पैकेज है, एक स्वीट कह सकते हो। स्वीट पैकेज आप लोगों को याद आ गया होगा, ये शब्द हम लोगों ने पहले भी सुना है जब हमने एमएस ऑफिस यूज किया था या लिब्रे ऑफिस यूज किया था। लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्वीट है। स्वीट का मतलब होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा पैकेज जिसमें बहुत अलग अलग क्वालिटी या बहुत अलग अलग प्रोग्राम शामिल हों। जैसे हम लोग एमएस ऑफिस यूज कर रहे थे, तो एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ताकि हमें कहीं बाहर ना जाना पड़े, एक ही पैकेज के अंदर हमें सारा सामान मिल जाता है, सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। उसी तरीके से आईडीई एक ऐसा स्वीट है कि जिसमें हमें बहुत सारी खूबियां मिलती हैं। आईडीई से हम क्या क्या कर सकते हैं देख लेते हैं। आईडीई से हम अपने प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है, कोई एरर है, तो वो भी ढूंढ सकते हैं। आईडीई हमारे प्रोग्राम को कलरफुल, हेल्पिंग बनाता है। आप जब भी कोड लिखते हैं तो आपको वो कोड का अगर पेयरिंग है या वो कोड किस कलर में आ रहा है, तो आपको अलग अलग दिख जाता है। ये कोड का अलग कलर होगा, दूसरे सिंटेक्स का अलग कलर होगा, तीसरे का अलग कलर होगा, तो थोड़ा अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव लगता है, यूजर फ्रेंडली होता है। अगली बहुत अच्छी विशेषता है कि ये कंपाइलर भी इसी के अंदर है, इंटरप्रेटर भी इसी के अंदर है, ट्रांसलेटर भी इसी के अंदर है, और यही हमारे प्रोग्राम को रन भी करवा देता है। ये सारी खूबियां आईडीई के अंदर हो। अब आप लोग अपने आप में डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, कंपाइलर लें या आईडीई यूज करें। आई होप हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारे लिए आईडीई बेस्ट होने वाला है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर कंपाइलर और आईडीई में दिक्कत क्या है, हम कंपाइलर भी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और कर सकते नहीं है, करते भी हैं। आज से कुछ साल पहले या आज भी स्कूल में, कॉलेज में अभी भी कंपाइलर ही यूज किया जाता है, वहां पे आईडीई यूज नहीं किया जाती। जब भी हम बेसिक किसी को सिखाते हैं या स्कूल कॉलेज में जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो वहां पे कंपाइलर इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है, वहां पे आईडीई नहीं बताया जाता है, क्योंकि आईडीई थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाता है, थोड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है, इसमें हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक चीजें खत्म हो जाती हैं, इसलिए हम कंपाइलर का यूज स्कूल वगैरह में ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे एडवांस लेवल पे सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो हमें एडवांस फंक्शंस भी पता होने चाहिए, इसलिए हम लोग आईडी ही यूज करेंगे। अब देख लेते हैं कि हमें आईडी अगर यूज करना है सर, तो आईडीई कौन सा यूज करें। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे और देख लेते हैं कि आईडी हमारे पास कौन कौन से हैं। पॉइंट नंबर 3 पे देखते हैं कि हम कौन कौन से आईडी मार्केट में अवेलेबल है और हम कौन से यूज करने जा रहे हैं। पहला आईडी जो सबसे फेमस है, इसको बोलते हैं हम बीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड बहुत फेमस आईडी है, और इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ये फ्री वेयर के रूप में आता है, ओपन सोर्स है, इंटरनेट पे आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका कोई पैसा चार्ज नहीं देना पड़ता है। और इसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि इसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सपोर्ट करती हैं। आप इसमें HTML भी चला सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट भी चला सकते हो, इसमें आप पाइथन भी चला सकते हो और सी भी चला सकते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है। अगर हम बिगनर्स हैं, यदि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की, तो हम बीएस कोड को प्रेफर करना उचित नहीं समझते हैं, हम लोग बीएस कोड यूज नहीं करेंगे। अगर हम बिगनर है, आप करना चाहें कर सकते हैं, नॉर्मली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। दूसरा आईडी है हमारे पास यहाँ पे, इक्लिप्स।
ये इक्लिप्स भी एक बहुत अच्छा आईडी है और ये एडवांस प्रोग्रामर्स के लिए, ये एडवांस डेवलपर हैं जो थोड़े से प्रोफेशनल हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट माना जाता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए हम ये भी प्रेफर नहीं करते हैं। अगला आईडी है दोस्तों नेटबीन्स। ये भी बहुत अच्छा आईडी है, नेट पे मिलता है, बहुत अच्छे फीचर हैं इसमें, बस ये भी थोड़ा सा एडवांस है और इसको यूज करना अभी भी प्रेफर नहीं किया जाता है, खासकर बिगनर्स के लिए नहीं किया जाता है। अगला आईडी है यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट। तो सबलाइन टेक्स्ट भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आईडी है। ये भी बहुत एडवांस लोगों के लिए है, प्रोफेशनल लोगों के लिए है, जो थोड़े एक्सपर्ट हैं उन लोगों के लिए है। अगला है यहाँ पे कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक मैं यूज करता हूं और मैं आप लोगों को भी बोलूंगा कि आप लोग यदि बिगनर्स हैं और अगर एडवांस भी आपको आता है या आप थोड़े से प्रोफेशनल हैं या आप थोड़े जानकार हैं तो आप लोग कोड ब्लॉक यूज कर सकते हैं। ये दोनों लोगों के लिए बेस्ट है, बहुत अच्छा इंटरफेस है, बहुत अच्छी तरीके से दिखता है, साफ सुथरा है, बिल्कुल इजी लगने वाला है, क्योंकि हम आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे प्रोग्राम कोड ब्लॉक्स में ही बना के दिखाने वाले हैं। हम लोग इसी पर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छा आईडी होने वाला है। आगे हम आपको कोड ब्लॉक को इंस्टॉल करना भी बताने वाले हैं। अगला है देव सी प्लस प्लस। देव सी प्लस प्लस और टर्बो सी प्लस प्लस, ये दोनों थोड़े से पुराने आईडी हैं। ये स्कूल कॉलेजेस में ज्यादातर इन्हीं का यूज किया जाता है। अब ये पुराने हैं तो इसमें फंक्शंस थोड़े पुराने हैं, थोड़ी सुविधाएं कम है, फीचर्स थोड़े कम हैं, लेकिन हम लोग एडवांस लेवल पे प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो हम एडवांस आईडी ही यूज करेंगे। ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए थोड़ा ज्यादा सरल माना जाता है क्योंकि वहां पे हमने सिर्फ उन्हें सिखाना है, उनको प्रोग्रामर नहीं बनाना है, उन्हें डेवलपर नहीं बनाना है, उन्हें इंजीनियर प्रोफेशनल लेवल पे नहीं बनाना होता है, उन्हें सिर्फ सिखाने लर्निंग पर्पज के लिए अगर हम यूज करते हैं तो हम देव सी प्लस प्लस या टर्बो सी प्लस प्लस का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे टॉप आईडी जो हम आपको बता चुके हैं और इनमें से कौन सा यूज करने वाले हैं हम ये भी आपको बता चुके हैं। हम आगे यूज करने वाले हैं कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स को कैसे यूज करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और डाउनलोड करके देखते हैं कोड ब्लॉक्स कैसे इंस्टॉल और डाउनलोड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर हम अपने क्रोम को खोल लेते हैं और यहाँ एड्रेस बार पर लिखेंगे हम लोग डाउनलोड कोड ब्लॉक्स और सिंपल एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए पहली ही लिंक आ जाती है कोड ब्लॉक। इसकी वेबसाइट है जो आपको यहाँ पे दिख रही है codeblocks.org.download लिख के आ रहा है। आपको सिंपल यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस सामने आ जाएगा। और आपको यदि डाउनलोड नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे जो डाउनलोड लिख के आ रहा है आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो, तब भी आपके सामने सेम पेज आपके सामने खुल के आने वाला है। अब यहाँ पे जब डाउनलोड में आ जाएंगे तो आपके सामने पहली लिंक आती है डाउनलोड द बाइनरी रिलीज। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है और कुछ एडवर्टाइजिंग आएगा, हम यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। डाउनलोड बाइनरी रिलीज में ये आपसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूछता है। कोड ब्लॉक सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है, विंडो एक्सपी, विस्टा 7, 8, 10 ये सब पे चलता है। लाइनेक्स के 32, 64 बिट पे भी चलता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चल सकता है। तो फिलहाल हमें विंडोज 7, 8, 10 जहां पे चाहिए होगा सबके लिए सेम है। मेरा कंप्यूटर विंडो 10 का है और आपका 7, 8 या एक्सपी जो भी है तब भी आप इसी लिंक पे जाएंगे। यदि आप विंडोज यूजर है, विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में है तो आप ये लिंक फॉलो कर सकते हैं। लाइनेक्स मैक वाले ये वाला कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया पेज खुला और वहां पे बहुत सारी फाइल्स के नाम आ रहे हैं, उनके सेटअप के नाम आ रहे हैं और ये आ रहा है कि हम कहां से डाउनलोड करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। दो अलग अलग वेबसाइट हैं, सोर्स हैं दोनों। यहाँ पे कोड ब्लॉक का वर्जन लिखा है और उसके साथ क्या है वो सब लिखा है। तो यहाँ पे कौन सी डाउनलोड करना है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम सिंपल आते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कोड ब्लॉक 20.03 MinGW 32 बिट setup.exe। ये क्यों करना है, क्योंकि जो MinGW है, MinGW एक प्रकार का एडवांस कंपाइलर है जो हमें कोड ब्लॉक के साथ में मिलता है। तो कंपाइलर के साथ कोड ब्लॉक डाउनलोड करेंगे हम यहाँ पे और यहाँ ये वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। सिंपल कहीं पे भी कर सकते हो, तो मैं इसी से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये सब है, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा डाउनलोड करना है इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है कोड ब्लॉक विंडोज 64 बिट। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है। ये कैसे पता लगेगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि आपने कंप्यूटर की बिट जानने के लिए कि वो 64 बिट का है या 32 बिट का है, हम कैसे पता करते हैं। तो देख लेते हैं। हम यहाँ डेस्कटॉप पर आते हैं और यहाँ पे हमारा ये जो दिस पीसी का आइकन होता है माई कंप्यूटर, इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ प्रॉपर्टीज पर आएंगे
और प्रॉपर्टीज पे आने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर ये जो अबाउट योर पीसी आता है वहां पे लिख के आता है सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आ रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि अगर यहाँ पे 32 लिखा है या 86 लिखा है तो ये 32 बिट आएगा, और अगर 64 बिट लिखा है तो 64 बिट होगा। इसी के अकॉर्डिंग हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। अब समझ में आ गया होगा, यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि आपका विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट का है। तो यहाँ पे हमें 64 बिट का डाउनलोड करना है, सिंपल इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है डाउनलोड विल स्टार्ट इन 2 या 1 सेकेंड में, और यहाँ पर देखिए हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ये 145 MB का है, ज्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ सेकंड लगते हैं और ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर ये कोड ब्लॉक आ गया है, सिंपल हम इस पे डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉल करने के लिए। डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस तरीके की यहाँ पे स्क्रीन आएगी। स्क्रीन आने के बाद यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट करना। ये विजार्ड आ रहा है, इनकी कुछ शर्तें हैं, वो आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो सिंपली हम यहाँ पे नीचे आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं हम इतने सारी चीजों पे सब पे टिक लगा हुआ है। ये ध्यान रखना है कि सब पे ये इस तरीके के चेक बॉक्स लगा हो, ये सब पे टिक हो। अगर कोई भी अनटिक है तो उसे हम टिक कर देंगे। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें हमें टिक मिलती ही हैं, लेकिन फिर भी देख लेना है कि यहाँ पे फुल ऑल प्लगइन्स ऑल टूल्स जस्ट एवरीथिंग लिखा हुआ हो और ये सब पे टिक हो, और फिर नीचे आके आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, तो ये बता रहा है कि सी प्रोग्राम के अंदर कोड ब्लॉक्स नामक ये फाइल बनाएगा, वहां पे ये इंस्टॉल हो रहा है। इस पे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, और यहाँ पे कितनी जगह है हमारे पास तो कितनी लेगा ये बता रहा है। हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सिंपल ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे लिख के आ रहा है डू यू वांट टू रन कोड ब्लॉक नाउ, तो हम यहाँ पर यस कर देंगे और इसे यहाँ पे नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। अब हमारा कोड ब्लॉक खुलेगा। ये 2-3 बार स्क्रीन इसकी थोड़ी स्प्लैश होगी। सिंपल हमारे सामने ये कोड ब्लॉक खुल के आ गया है, और यहाँ पे इसके कुछ मेन्यूज हैं, बहुत सारे मेन्यू हैं, और यहाँ पे इसकी टूल बार है। यहाँ से हम प्रोग्राम को, ये बुल्ड है, ये रन करने के लिए, कंपाइल और रन करने के लिए। यहाँ पे आपका फाइल का नेविगेशन आता है, जिस फाइल पे आप काम करते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। यहाँ पे आपके लॉग्स आते हैं, यदि कोई एरर वगैरह है तो आपको यहाँ से दिख जाएगी जो लॉग एंड अदर्स में है। यहाँ पे यदि कुछ आपको टैब नहीं दिख रहा है, ये मैनेजमेंट का टैब नहीं दिख रहा है, लॉग का नहीं दिख रहा है, तो यहाँ व्यू मेन्यू में आके यहाँ पे जिस पे टिक लगा हुआ है, आप अगर अनटिक हो जाएगा, और जैसे ये मैनेजर है तो मैनेजमेंट वाला भी दिख रहा है, अगर यहाँ से ये चला जाए तो आप सिंपल आपको व्यू में आके ये मैनेजर पे क्लिक कर देना है तो वापस से आ जाएगा। इस तरीके से आप व्यू मेन्यू के अंदर से टूल बार्स लगा सकते हो और हटा भी सकते हो। अब इसमें काम कैसे करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना होता है, तो हम फाइल में जाएंगे, यहाँ न्यू पर, और सबसे पहले प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। अब ये प्रोजेक्ट क्यों सिलेक्ट किया है इसके बारे में डिटेल से आगे बताएंगे, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि हम जितने भी सी के प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम हम बनाएंगे वो सारे के सारे एक प्रोजेक्ट के अंदर रखते हैं, इसलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना, ध्यान देना है यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन ढूंढ लेना। यदि अभी मुझे यहाँ सेकंड लाइन में दिख रही है फर्स्ट नंबर पे, आपको कहीं ऊपर नीचे भी हो सकती है, तो कंसोल एप्लीकेशन ढूंढ लेना है यहाँ पे, और यहाँ गो पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे कुछ और एक विजार्ड आएगा, यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे 2 लैंग्वेज आ रही हैं, तो आप जिस लैंग्वेज पे काम करना चाहते हो, जैसे हम यहाँ सी पे करना चाहते हैं तो मैंने सी पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम पूछा तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, बस टेस्ट लिख देते हैं। अब ये हमें कहाँ बनाना है, तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर की लोकेशन देनी पड़ेगी। अगर पहले से आ रही है तो देख लीजिएगा सही है, नहीं तो मैं जैसे मान के चलता हूँ डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना देते हैं और वहां पे लिख देते हैं हम सी प्रोजेक्ट, और इसी फोल्डर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरा एड्रेस आ गया है। ये प्रोजेक्ट का फाइल नेम है, आपको इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, रिजल्टिंग फाइल नेम को डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे कंपाइलर की डिटेल है, ये क्या चेंज करनी होती है, कब करनी होती है, ये हम आगे देखेंगे, अगर आवश्यकता पड़ती है टाइम टाइम पे हम बताते रहेंगे आपको। फिलहाल हमें यहाँ पे फिनिश कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये हमारा टेस्ट नाम से प्रोजेक्ट बन गया, उसके अंदर इसने एक सोर्स नाम से ऑलरेडी फोल्डर बना दिया। इसे हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसने एक फाइल भी बना के दे दी जिसका नाम है main.c। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि सी की फाइल का एक्सटेंशन .c रखते हैं हम। तो आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक सैंपल के रूप में एक प्रोग्राम यहाँ पे बना के ये इसने दे दिया है, ठीक है ना। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको हटा सकते, दोबारा बना सकते हैं, और जब इसको कंपाइल करना हो तो आप यहाँ से कंपाइल कर सकते हैं। यहाँ पे यस करेंगे, और रन करना हो तो आप सिंपल यहाँ पे बोल्ड एंड रन पे, यहाँ पे देखिए इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से आप
कोड ब्लॉक को यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि यदि आप लोग वीडियो के इस वाले हिस्से तक आ गए हैं तो आप लोगों को कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ट्रांसलेटर और आईडी इन सब के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। जिन लोगों ने बेसिक कंप्यूटर नहीं पढ़ा है उन लोगों को भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो आप हमारी चैनल पर जाके डीसीए और ट्रिपल सी के कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक यहाँ पे ऊपर आई बटन में दी हुई है। आई होप फ्रेंड्स आपका ये ट्यूटोरियल का सफर बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत यूजफुल हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी है कि ये आपके लिए इंटरेस्टिंग भी रहे और नॉलेजेबल भी रहे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनने के लिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छा सीखने के लिए, अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए इस पूरी सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहिए। एक भी ट्यूटोरियल को मिस मत करिए। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल 3 में। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।